मूवी के फर्स्ट पार्ट में हमने देखा था कि सॉन्ग चीची की ओवरवेट की वजह से कोई भी उसको पसंद नहीं करता, मगर हमारा हैंडसम हीरो जियांग सू सिर्फ उसके एक बार कहने पर ही उससे शादी करने के लिए राजी हो जाता है। मूवी पार्ट फर्स्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, ना पार्ट 2। और जियांग सू की सौतेली माँ को पता चलता है कि सॉन्ग चीची नीलामी में अकेले ही गई है, और इसीलिए मेड को बोलकर बेई जिन को खबर करवा देती है, जिससे कि बेई जिन नीलामी में जाकर सॉन्ग चीची को परेशान करे। और अब सॉन्ग चीची नीलामी हॉल में आती है, और यहाँ पर सॉन्ग चीची के संग वही सब कुछ होता है जिसका आवाज़ जियांगसू को था। सब सॉन्ग चीची को देखकर इसका मजाक उड़ा रहे होते हैं और इसके बारे में गलत सलत बोल रहे होते हैं, और इन सब के नाम और बातें नोट किए जा रहे थे। और अब यहाँ पर बेई जिन आती है, और आते ही गार्ड से पूछती है, क्या तुमने यहाँ पर किसी मोटी औरत को देखा है? मगर गार्ड शायद थोड़ा भला आदमी था और इससे कह देता है, यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं, मैंने नोटिस नहीं किया। और बेई जिन बहुत ही ज़्यादा भड़कते हुए सॉन्ग चीची के बारे में उसे बिना देखे उसके बारे में बहुत ज़्यादा फालतू बोल रही होती है, और साथ में ये भी कह देती है कि उसे यहाँ की जानकारी जियांगसू की सौतेली माँ ने दी है, और यह आदमी सारी चीज़ें नोट कर लेता है। और अब सॉन्ग चीची के फादर की ब्रेसलेट की नीलामी होती है और सब बोली लगाते हैं, और सॉन्ग चीची लास्ट में इसकी बोली 2 बिलियन लगा देती है। और इस बात से भड़कते हुए ये आदमी इससे कहता है, तुम क्या यहाँ पर अपनी रईसी दिखाने आई हो, जो इसकी कीमत इतनी ज़्यादा लगा दी? इसकी कीमत तो 1 बिलियन भी नहीं है। और इसकी बात सुनकर इसके बगल में बैठा आदमी कहने लगता है, शायद ये किसी बहुत ही रईस आदमी की औरत है। मगर सॉन्ग चीची किसी की बातों पर ध्यान नहीं देती और चुपचाप से अपने फादर का ब्रेसलेट लेकर ऐसे जा रही होती है। मगर बेई जिन को चैन नहीं था, जैसे ही मोटी औरत को देखती है इसके ऊपर चिल्लाने लगती है और इससे कहती है, रुक। मगर सॉन्ग चीची इससे बहुत ही आराम से बात कर रही होती है और इससे कहती है, क्या हम दोनों एक दूसरे को जानते हैं? और बेई जिन कहती है, तू मुझे नहीं जानती, ये सब छोड़, ये बता कि आखिर तूने जियांगसू को कैसे फंसाया, जो उसने तो जैसी लड़की से शादी कर ली। और सॉन्ग चीची इससे कहती है, मेरी शादी का तुमसे कुछ भी लेना देना नहीं है। और बेई जिन कहती है, लेना देना है, क्योंकि जियांगसू के संग मैं सूट करती हूँ, इसीलिए जियांग खानदान की बहू बनने का हक सिर्फ मेरा है। और इन लोगों की बातें सुनकर यहाँ सब लोगों को पता चल जाता है कि सॉन्ग चीची जियांगसू की पत्नी है, और ये जानकर ये लोग कह रहे होते हैं कि जियांगसू तो एक राजकुमार है, आखिर कैसे वो जैसी लड़की से शादी कर सकता है। और बेई जिन सॉन्ग चीची से कह रही होती है, जियांगसू कोई अंधा नहीं है जो तुझ जैसी मोटी सुअर दानव जैसी लड़की से शादी कर लेगा, तूने जरूर उसके ऊपर ब्लैक मैजिक करवाया है। और अब बहुत ही ज़्यादा शांत रहते हुए सॉन्ग चीची इसको जवाब देती हुई कहती है, चाहे जो भी हो, लेकिन मेरी शादी तो उससे हो गई, लेकिन उसने तुमसे शादी नहीं की, इसका मतलब तुम मुझसे भी ज़्यादा बदसूरत हो। और सॉन्ग चीची का ऐसा जवाब सुनकर बेई जिन के कानों से धुआं निकलने लगता है, और फिर पूरी तरह खिस्सा कर सॉन्ग चीची को मारने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन सॉन्ग चीची इसके गाल में जड़ देती है और ये ज़मीन पर गिर पड़ती है। और अब ये और भी ज़्यादा खिंचा जाती है, और फिर गार्ड्स को बुलाकर सॉन्ग चीची की पिटाई लगाने को बोलती है। और इससे पहले गार्ड सॉन्ग चीची को हाथ लगाते सॉन्ग चीची इनसे कह देती है, मुझे हाथ लगाने से पहले इतना याद रखना कि मैं जियांगसू की पत्नी हूँ। और अब सिक्योरिटी गार्ड चुपचाप खड़े रह जाते हैं, सॉन्ग चीची को हाथ नहीं लगा पाते। और फिर बेइजिन कहती है, भले ही जियांगसू ने तुझसे शादी कर ली है, लेकिन मैं ये बात कभी नहीं मान सकती कि वो तुझसे प्यार करता है। ज़रूर उसने तुझसे किसी मकसद की वजह से शादी की है, और जैसे ही उसका मकसद पूरा हो जाएगा वो तुझे अपनी ज़िंदगी से निकाल फेंकेगा। और यहाँ खड़े सभी लोग बेइजिन की हाँ में हाँ मिला रहे होते हैं, और सॉन्ग चीची का बहुत ही ज़्यादा मजाक उड़ा रहे होते हैं, और इसका मजाक उड़ाते हुए इसके बारे में बहुत ज़्यादा गलत सलत बोल रहे होते हैं। और इन सब के नाम और इनकी बातें एक डायरी में नोट किए जा रहे थे, और ये कह रहा होता है, हंस लो जितना हंसना है, तुम में से कोई भी नहीं बचेगा। लेकिन सॉन्ग चीची इन लोगों से कुछ भी नहीं कहती और चुपचाप यहाँ से चली जाती है। और जियांगसू का आदमी देखता है कि सॉन्ग चीची यहाँ से चली गई है, और भागते हुए हॉल के बाहर आता है, मगर सॉन्ग चीची यहाँ पर नहीं मिलती। और ये बहुत ही ज़्यादा घबरा जाता है और सोच रहा होता है कि सॉन्ग चीची इन सब लोगों की बातों से अपसेट होकर कहीं चली गई। और यहाँ जियांगसू और इसके आदमी ज़मीन का निपटारा करके आ रहे होते हैं, और फिर सेक्रेटरी को इनके आदमी का फ़ोन आता है, और इन लोगों को पता चलता है कि नीलामी हॉल में सॉन्ग चीची को कितना परेशान किया गया और वो अपसेट होकर कहीं चली गई। और अब जियांगसू तुरंत नीलामी हॉल आता है, और जियांगसू को देखकर ये लोग कांपने लगते हैं और कह रहे होते हैं, क्या ये यहाँ पर अपनी बीवी के लिए आया है? और बेई जिन अपनी अदा बिखेरते हुए इसके पास आती है, मगर जियांगसू इसे इग्नोर कर देता है। और अब जियांगसू को डायरी मिलती है, और डायरी में लिखी बातों को पढ़कर जियांगसू कहता है, तो तुम लोगों ने मेरी पत्नी को इतना ज़्यादा परेशान किया। और ये बात सुनकर तो इन लोगों की हालत बहुत ही ज़्यादा खराब हो जाती है, और ये लोग समझ जाते हैं कि इस डायरी में इन लोगों के नाम लिखे हुए हैं। और जियांगसू इन लोगों से कहता है,
यदि आधे घंटे के अंदर मेरी पत्नी मुझे नहीं मिली तो तुम में से कोई भी जिंदा बाहर नहीं जाएगा। और जियांगसू के मुंह से ऐसी बात सुनकर ये लोग आपस में ही लड़ने लगते हैं और कह रहे होते हैं ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ, तुम्हारी वजह से हुआ। और बेइजिन अपने फादर से कहती है डैड प्लीज़ मुझे बचा लो, लेकिन इसका फादर इसके गाल में एक थप्पड़ देता है और इससे कहता है आज के बाद तेरा और मेरा कोई भी रिश्ता नहीं है। और फिर जियांगसू से कहता है मैंने इस लड़की से सारे रिश्ते ख़त्म कर दिए हैं, इसीलिए इसने जो कुछ भी किया है इसके लिए खुद जिम्मेदार है, इससे मेरा कुछ भी लेना देना नहीं है, इसीलिए प्लीज़ आप मुझे माफ़ कर दें। जियांगसू इनसे कहता है आपने अपने बच्चों की परवरिश अच्छे से नहीं की, इसीलिए उन्होंने ऐसा किया, तो फिर आप दोषी कैसे नहीं हैं। और जियांगसू की बात सुनकर मिस्टर बेई कहते हैं जियांगसू तुम ये कैसी बातें कर रहे हो, भूल गए मैंने तुम्हें अपनी गोद में खिलाया है। और जियांगसू कहता है मैं कुछ भी नहीं भूला, और ये भी कि किस तरह से अभी थोड़ी देर पहले तुम लोगों ने मेरी बीवी को परेशान किया, जिसकी वजह से दुखी होकर वो कहीं चली गई, और तुम लोगों की वजह से मैं अपने प्यार से अलग हो गया, और इसकी सज़ा तो तुम लोगों को ज़रूर मिलेगी। और अब आधी घंटा पूरा हो गया था और सॉन्ग चीची का अभी कुछ पता नहीं चला था। और अब जियांगसू सबसे पहले बेइजिन को पकड़ता है और उससे कहता है आधी घंटा पूरा हो गया, लेकिन अब तक मुझे मेरी पत्नी नहीं मिली, और अब तुम में से कोई भी नहीं बचेगा। और फिर जैसे ही बेइजिन को मारने वाला था सॉन्ग चीची यहाँ पर आ चुकी थी, और सॉन्ग चीची यहाँ से निकलने के बाद अपनी माँ का कंगन खरीदने के लिए दूसरे नीलामी हॉल में गई थी, और इसके फ़ोन की बैटरी रास्ते में डेड हो गई थी। और जब ये घर पहुँचती है तो मेड से इसको पता चलता है कि जियांगसू परेशान होकर इसे पूरे शहर में ढूंढ रहा है और कितना ज़्यादा गुस्से में है, लोगों को मारने वाला है। और ये बात जानकर सॉन्ग चीची जल्दी से यहाँ पर आती है और यहाँ का माहौल देखकर अपने मन में कह रही होती है अगर मैं 10 मिनट और यहाँ पर नहीं आती तो जियांगसू तो इस पूरी जगह को कब्रिस्तान बना देता। और फिर जियांगसू का गुस्सा शांत करती है और जियांगसू से कहता है मुझे लगा इन लोगों ने तुम्हें परेशान किया और तुम दुखी होकर मुझे छोड़कर चली गई। और सॉन्ग चीची कहती है मैंने तुमसे कहा था ना, मुझे सबकी आदत हो चुकी है, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और तुम्हें बहुत चोट लगी है, चलो हॉस्पिटल चलते हैं। और जियांगसू से कहता है मुझे हॉस्पिटल नहीं जाना, मुझे तुम्हारे साथ घर जाना है। और फिर इन लोगों से कहता है मेरी पत्नी बहुत ही भोली और दयालु है, इसीलिए तुम सबको माफ़ कर दिया। और ये बात सुनकर ये लोग खुश हो जाते हैं। और फिर जियांगसू कहता है लेकिन मैं इतना भोला नहीं हूँ, तुम लोगों ने मेरे प्यार को दुखी किया और मुझसे अलग करने की कोशिश की, इसीलिए तुम लोगों को भी ये एहसास होना चाहिए कि जब किसी से उसके किसी खास को अलग किया जाता है तब उसे कैसा फील होता है। और फिर अपने आदमियों से कहता है बेइजिन को उसके घर से बेदखल करवा दो, और याद रहे वो कभी भी वापस अपने घर में कदम ना रख पाए। और अब सॉन्ग चीची जियांगसू की चोट पर दवा लाने के लिए मेडिसिन लाती है, और ये देखकर जियांगसू जल्दी से अपने कपड़े नीचे कर लेता है, क्योंकि इसे तो किसी भी तरीके से सॉन्ग चीची के क्लोज आना है। और सॉन्ग चीची इसे दवा लगाते हुए कह रही होती है इसने तो आज बाकी फुल ड्रामा क्रिएट कर दिया, जैसे कि ये सच में मेरा हस्बैंड है। और अब सॉन्ग चीची जियांगसू को अपने फादर का ब्रेसलेट देती है और इससे कहती है ये ब्रेसलेट मेरी माँ ने मेरे फादर को दिया था, ये उनके प्यार का प्रतीक है। मगर जियांगसू कुछ भी नहीं कह रहा था। और फिर सॉन्ग चीची कहती है ठीक है कोई बात नहीं, अगर तुम्हें नहीं चाहिए। और फिर जियांगसू जल्दी से ब्रेसलेट ले लेता है और इससे कहता है किसने कहा कि मुझे नहीं चाहिए। और सॉन्ग चीची ने जियांगसू को अपने फादर की इतनी कीमती चीज़ दी है, इसीलिए जियांगसू बहुत ज़्यादा खुश होता है और इसे कहीं ना कहीं ऐसा फील होता है जैसे कि सॉन्ग चीची इसको पसंद करने लगी है। और ये है जियांगसू का सौतेला भाई जियांग मिंग, और इसकी माँ ने इसको यहाँ पर बुलाया है ताकि ये किसी भी तरीके से सॉन्ग चीची को इस घर से बाहर निकाल सके। और सॉन्ग चीची को देखकर जियांग मिंग कह रहा होता है ये तो कितनी मोटी भैंस सुअर जैसी है, आखिर भाई का टेस्ट इतना खराब कैसे हो सकता है। और अब जियांग मिंग सॉन्ग चीची के पास आता है और सॉन्ग चीची को भाभी बोलकर खुद को उससे मिलवाता है, और फिर मौका पाकर सॉन्ग चीची के संग फ्लर्ट करने लगता है और इससे कह रहा होता है भाभी आप हमारे घर की बहू होकर ये सारे काम कर रही हैं, ये तो बहुत ही शर्म की बात है, छोड़िए इसे। और अपने रुमाल से सॉन्ग चीची के हाथ पहुँचने लगता है और कहीं ना कहीं सॉन्ग चीची को इसके गलत इरादे समझ में आ जाते हैं। और अब यहाँ जियांगसू आ जाता है और जियांगसू से कहता है तुम ये क्या कर रहे हो, और ये जल्दी से बात बनाकर कहने लगता है नहीं नहीं भाई आप जैसा समझ रहे ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं तो बस भाभी की हेल्प कर रहा था। और जानबूझकर ऐसा सो कर रहा होता है कि जियांगसू सॉन्ग चीची को गलत समझे। और इन दोनों को इस तरह साथ देखकर जियांगसू को सच में जलन हो रही थी और सॉन्ग चीची से कहता है आखिर तुम उससे ऐसे क्यों बात कर रही थी। और सॉन्ग चीची कहती है वो मेरे पास जानबूझकर आया था, मुझे अपनी बातों फंसाने के लिए। और जियांगसू कहता है क्या मतलब। और सॉन्ग चीची कहती है मेरे पास कोई भी आदमी बिना किसी मकसद के नहीं आता। और जियांगसू कहता है मैं भी तो एक आदमी हूँ, तो तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारे पास किसी मकसद से आया हूँ। और सॉन्ग चीची मन में कहती है बिल्कुल, तुम भी तो अपने फादर को नाराज़ करने के लिए मेरे पास आए हो। और अब जियांगसू से कहता है अगर तुम्हें समझ में आ रहा है कि वो तुम्हें फंसाना चाहता है तो फिर उससे बच के रहना। और सॉन्ग चीची कहती है चिंता मत करो,
अगर मुझे किसी को पसंद करना ही होगा तो मैं तुम्हें पसंद करूंगी, क्योंकि तुम उससे ज़्यादा सुंदर हो। और यह बात सुनकर जियांगसू बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है। और अब जियांग मिंग फिर से इसके पास आता है और एक बहुत ही महंगा नेकलेस लेके आता है। और सॉन्ग चीची इसे लेने से मना कर रही होती है और इसे फोर्स करने लगता है और फिर से अपनी मीठी मीठी बातों फंसाने लगता है। और फिर सॉन्ग चीची नेकलेस ले लेती है और ये इससे कह रहा होता है, भाभी आप जो चाहोगे मैं आपको वो हर चीज़ ला कर दूंगा, क्योंकि मैं सच में आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद करता हूँ। और अब यहाँ जियांगसू आ जाता है और जियांगसू को देखकर फिर से ड्रामा करने लगता है और कह रहा होता है, मेरे और भाभी के बीच ऐसा कुछ भी नहीं है, प्लीज़ हमें गलत मत समझना। और फिर जाते हुए जियांग मिंग को थप्पड़ की और सॉन्ग चीची की चिल्लाने की आवाज़ आती है और सॉन्ग चीची कह रही होती है, मुझे माफ़ कर दो, मैंने कुछ भी गलत नहीं किया। लेकिन सॉन्ग चीची और जियांगसू ड्रामा कर रहे होते हैं, मगर इनकी आवाज़ सुनकर जियांग मिंग बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है और कह रहा होता है, मैं अपने मकसद में ज़रूर कामयाब हो जाऊंगा और इस मोटी को घर से निकाल के रहूंगा। और सॉन्ग चीची और जियांग मिंग को इतना क्लोज देखकर जियांगसू को सच में जलन हो गई थी। और जलन से होकर सॉन्ग चीची से कह रहा होता है, जब तुम्हें पता है कि वो तुम्हारे संग खेल रहा है, तुम्हें फंसाना चाह रहा है, तो फिर तुम उसका संग क्यों ले रही हो। और सॉन्ग चीची कहती है, क्योंकि मुझे भी उसके संग खेलने में मज़ा आ रहा है और मुझे देखना है कि वो किस हद तक जाएगा। और अब जियांगसू के आदमी एक आदमी को पकड़ के लाते हैं जिसने लोगों के संग गद्दारी की है। और ये आदमी बैक करते हुए जियांगसू से कह रहा होता है, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, उन लोगों ने मेरी पत्नी को किडनैप कर लिया था, इसीलिए मजबूरी में आकर मुझे उनकी बात माननी पड़ी। और इस आदमी की मजबूरी सुनकर जियांगसू इसे माफ़ कर देता है और ये देखकर इसका सेक्रेटरी दंग रह जाता है और इससे कहता है, बॉस आपने इसे माफ़ कर दिया। और जियांगसू कहता है, अगर एक आदमी अपनी पत्नी को सेव करना चाहता है तो इसमें गलत क्या है। और जियांगसू के मुंह से इस तरह की बातें सुनकर सेक्रेटरी कह रहा होता है, आखिर ये कब से इतने दयालु बन गए। और सॉन्ग जीजी अपने पेरेंट्स की बची हुई 3 चीज़ें ढूंढ रही होती है और जिसमें से एक जियांगसू ने ढूंढ ली होती है। और जैसे ही जियांगसू इसको बताने वाला था, सॉन्ग चीजी कहने लगती है, मुझे जल्दी से जल्दी मेरे पेरेंट्स की तीनों चीज़ें वापस मिल जाए, फिर हम दोनों जल्दी डिवोर्स ले लेंगे। और सॉन्ग चीजी के मुंह से ये बात सुनकर जियांगसू इसे नहीं बताता कि इसके पेरेंट्स की उन 3 चीज़ों में से एक चीज़ इसने ढूंढ ली है। और अब मेड आकर चीची से कहती है कि आपको मिसेस जियांग लिंग ने चाय पर बुलाया है। और जियांगसू कहता है, सौतेली माँ ने तुम्हें चाय पर बुलाया है, जरूर कुछ गड़बड़ है। और सॉन्ग चीची कहती है, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। और अब सॉन्ग चीची यहाँ पर आती है, तभी जियांग मिंग इसको पीछे से पकड़ लेता है और फिर सॉन्ग चीची को अपनी मीठी मीठी बातों में फंसाने की कोशिश करता है। और सॉन्ग चीची भी इसके ड्रामे में इसका पूरा पूरा साथ दे रही होती है। और जियांग मिंग सॉन्ग चीची से कह रहा होता है, भाभी मैं आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। और ड्रामा करते हुए सॉन्ग चीची कहती है, तुम ये कैसी बातें कर रहे हो, मैं तुम्हारी भाभी हूँ। और जियांग मिंग कहता है, इसी बात का तो मुझे दुख है, आखिर मैं आपसे इतनी देर से क्यों मिला, अगर पहले मिला होता तो आज आप मेरी पत्नी होती। लेकिन मैं अपने भाई को अच्छी तरीके से जानता हूँ कि वो किस तरीके का इंसान है, वो आपको बहुत परेशान रखता है, उसने आपको मारा भी। और ड्रामा करते हुए सॉन्ग चीची कहती है, ऐसा कुछ भी नहीं है। और जियांग मिंग कहता है, मुझे सब पता है, मैंने अपनी कानों से सुना, आखिर वो ऐसा कैसे कर सकता है, आप जितनी खूबसूरत और कोमल महिला पर हाथ कैसे उठा सकता है, मैं जाकर उससे बात करता हूँ। और पीछे से सॉन्ग चीची कहती है, उसके पास मत जाओ वरना वो तुम्हें कुत्ते की तरह पीट पीट के मार डालेगा। और फिर जियांग मिंग कहता है, आपको इस बात का डर है कि वो मुझे मार मार कर मार डालेगा, इसका मतलब ये है कि आपके दिल में मेरे लिए फीलिंग्स हैं। और सॉन्ग चीची कहती है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। और फिर जियांग मिंग कहता है, झूठ, अगर आपके दिल में मेरे लिए फीलिंग्स नहीं होती तो आप मेरा दिया हुआ नेकलेस नहीं पहनती और ना ही आपको मेरे पिटने की परवाह होती। और फिर सॉन्ग चीची कहती है, ऐसी बातें मत करो, वरना अगर तुम्हारे भाई को पता चल गया तो वो हम दोनों का बुरा हाल करेगा। और जियांग मिंग कहता है, मैं अपने भाई को अच्छे से जानता हूँ कि वो कितना बड़ा दानव है और आपको कितना परेशान रखता है, लेकिन आप चिंता मत करो, हमारे बारे में उसे कुछ भी पता नहीं चलेगा और मैं आपको हर वो खुशी दूंगा जो वो आपको नहीं देता। और सॉन्ग चीची के कपड़े उतारने की कोशिश करता है, लेकिन सॉन्ग चीची बड़े ही प्यार से उसको पुश कर देती है और उससे कहती है, नहीं, अगर तुम मेरे कपड़े उतारोगे तो मुझे बहुत शर्म आएगी, पहले तुम अपनी आंखों पर पट्टी बांध लो, उसके बाद मैं खुद ही अपने कपड़े उतारूंगी। और अब जियांग मिंग मन में बहुत ही ज़्यादा खुश होता है और कह रहा होता है, आखिर ये मोटी पूरी तरीके से मेरे झांसे में आई गई, माँ मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा प्राउड फील करेंगी। और सॉन्ग चीची टाई को उसकी आंखों में बहुत ज़्यादा टाइटली बांध देती है और ये कहता है, भाभी पट्टी बहुत टाइट है। और सॉन्ग चीची कहती है, मुझे डर है कहीं तुम ताकाजाकी ना करो। और ये कहता है, मैं प्रॉमिस करता हूँ मैं बिल्कुल भी ताकाजाकी नहीं करूँगा। और बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हो रहा था। और अब रूम में जियांगसू के फादर की मिस्टेस एंटर होती है और जियांग मिंग इसको सॉन्ग चीची समझकर बेड में गिरा देता है। और अब इसे अपने फादर की आवाज़ आती है जो कह रहे होते हैं, आखिर यहाँ क्या चल रहा है। और फिर रूम के अंदर आकर ये नज़ारा देखते हैं और इसकी माँ पहले तो बहुत खुश होती है, लेकिन जैसे ही सामने वाली औरत को देखती है इसके एक्सप्रेशन चेंज हो जाते हैं
मगर जियांग मिंग को अभी तक नहीं पता कि बेड में कौन है, और अपने फादर से कह रहा होता है ये खुद मेरे पास चल के आई। और उसका फादर कहता है तू कहना चाहता है ये तेरे पास चल के आई, इसने तुझे उकसाया। और जियांग मिंग कहता है हाँ बिल्कुल। और फिर इसका फादर इसमें एक लात देता है और कहता है तू कहना चाहता है मेरी औरत ने तुझे उकसाया। और अब जियांग मिंग को पता चलता है कि आखिर बिस्तर में कौन है, और देखकर इसकी आंखें बाहर आ जाती हैं। और ड्रामे को एंजॉय करते हुए जियांगसू कहता है आखिर यहाँ पर इतना शोर क्यों हो रहा है। और सॉन्ग चीची को जियांगसू के साथ देखकर जियांगमिंग कहता है आखिर तुम वहाँ क्या कर रही हो। और सॉन्ग चीची कहती है तो फिर मुझे कहाँ होना चाहिए। और जियांगसू कहता है तो तमाशे को एंजॉय करने के लिए हमें तुम्हारी परमिशन चाहिए। और अब इसकी खोपड़ी पूरी तरीके से खराब हो जाती है और अपनी माँ से कहता है माँ, लेकिन माँ के तो होश उड़ चुके थे। और माँ कहती है अब सब बर्बाद हो गया। और इसका फादर इसके ऊपर बहुत ज़्यादा फट रहा होता है और जियांग मिंग अपनी बहुत ज़्यादा सफाइयाँ दे रहा होता है और कह रहा होता है मुझे नहीं पता आखिर सौतेली माँ बिस्तर में कैसे आ गई। और फिर फादर अपनी मिस्टर से पूछते हैं और मिस्टर बहुत ही ड्रामा करते हुए कहने लगती है इसने मुझे पहले काम के बहाने अपने कमरे में बुलाया और फिर मेरे से जबरदस्ती करने लगा। वो तो आप टाइम पे आ गए वरना जाने क्या होता। और इनका ड्रामा देखकर सॉन्ग चीची जियांगसू की तरफ देखने लगती है और जियांगसू कहता है अगर तुम मुझे ऐसे क्यों देख रही हो। और सॉन्ग चीची मन में कहती है इस खानदान में तो एक से बढ़कर एक एक्टर हैं, हॉलीवुड को ही फेल कर दिया। और अब तो जियांग में घुटनों पर आ गया था और अपनी सफाइयाँ दे रहा होता है, लेकिन इसका फादर इसमें एक लात देता है और फिर अपने गार्ड्स को बुलाकर इसे जियांग पेंशन से बाहर निकालने के लिए बोल रहा होता है और कह रहा होता है इसकी अच्छे से खातिरदारी करना। लेकिन अब माँ बीच में आ जाती है और अपने पति से कह रही होती हैं हमारे बेटे ने आज तक एक भी तकलीफ नहीं उठाई है और अगर आप उसे घर से बाहर निकाल देंगे तो ये सर्वाइव कैसे करेगा। और फादर बहुत ही ज़्यादा गुस्से में थे और कह रहे होते हैं इस जैसा हैवान दरिंदा मेरा बेटा हो ही नहीं सकता। और अब अगर इसकी साइड लेते हुए तुमने एक शब्द भी कहा तो इसके साथ तुम्हें भी घर से बाहर निकाल दूंगा। और इन दोनों माँ बेटी की प्लानिंग इन्हीं के ऊपर भारी पड़ जाती है और जियांगसू के फादर की मिस्ट्रेस और सॉन्ग चीची दोनों आपस में मिले हुए हैं, जिसके बारे में तो जियांगसू भी नहीं जानता था। और इससे पूछता है आखिर वो तुम्हारे संग कब मिल गई। और सॉन्ग चीची कहती है वो खुद चलकर मेरे पास आई। और सॉन्ग चीची इनसे पूछती है आखिर आप मेरा साथ क्यों देना चाहती हैं। और ये कहती हैं क्योंकि मैं जानती हूँ कि वो माँ बेटे तुम लोग को हराने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो जियांगसू का मुकाबला नहीं कर पाएंगे और इन दोनों माँ बेटे की वजह से मैं फंस जाऊंगी। लेकिन सॉन्ग चीची को अब भी इनकी बातों पर विश्वास नहीं था और अब वे अपना दुख सॉन्ग चीची को बताती हैं। मेरा मिसकैरेज हो गया था, उसके बाद डॉक्टरों ने कहा कि मैं कभी भी माँ नहीं बन सकती, लेकिन इस बात की परवाह कभी भी मिस्टर जियांग को नहीं थी क्योंकि उनके पहले से ही 2 बेटे हैं और मेरी कोई भी संतान नहीं है, इसीलिए जियांगसू को मुझसे कोई भी खतरा नहीं है। लेकिन मैं मिस्टर जियांग के संग रहना चाहती हूँ। और इस तरह से इन दोनों की पार्टनरशिप हो जाती है और जियांगसू कहता है वो तो सच में बहुत ही ज़्यादा समझदार निकली। और सॉन्ग चीची के काम की बहुत ही ज़्यादा तारीफ करता है और फिर बड़े ही प्यार से इसके माथे पर किस करता है। और ये मैडम सपने सजा रही थी कि इनका बेटा इस घर का वारिस बन जाएगा और ये इस घर की मालकिन, लेकिन अब तो बेटे को ही घर से बाहर निकाल दिया और अब गुस्से में बुरी तरह बौखला रही होती हैं और अपनी सारी परेशानियों के लिए सॉन्ग चीची को जिम्मेदार ठहरा रही होती हैं और बदला लेने के लिए बहुत ज़्यादा गुस्से में जा रही होती हैं। मगर जियांगसू पहरेदारी कर रहा होता है। आप कहाँ जा रही हैं? मेरी बीवी से बदला लेने के लिए। और ये कहती है तुम यहाँ क्या कर रहे हो। और जियांगसू कहता है आपको रोकने के लिए आया हूँ। और इनकी तरफ बढ़ते हुए इनसे कह रहा होता है आप मेरी बीवी से बदला कैसे लेंगी, उसे किडनैप करवाएंगी, जान से मारेंगी, क्या करेंगी। आज तक आपने जो कुछ भी किया हो वो सब एक तरफ और मेरी बीवी एक तरफ। और मेरी बीवी बहुत ही ज़्यादा दयालु है, लेकिन मैं नहीं हूँ। और अगर अब आप अपनी भलाई चाहती हैं तो जाकर अपने बेटे के साथ रहिए, क्योंकि मैं इंसान को दूसरा मौका नहीं देता। और जियांगसू के गुस्से की वजह से इन्हें ऐसा ही करना पड़ता है। और सॉन्ग चीची कह रही होती है क्या तुम्हारी सौतेली माँ ने घर छोड़ दिया। और जियांगसू कहता है उनके बेटे को घर से निकाल दिया, जिसके दम पर वो उस घर पर कब्जा करना चाहती थी। और अब जब उनके बेटे को घर से निकाल दिया गया है तो वो कुछ भी नहीं है। और सॉन्ग चीची कहती है अब तुम्हारे जीवन की समस्याएं खत्म हो गई हैं और अब तुम अपनी ज़िंदगी में खुश रहोगे। और जियांगसू से कहता है मेरी खुशियों का उन लोगों से कुछ भी लेना देना नहीं है, मेरी खुशी तो इस बात पर निर्भर करती है कि तुम मेरे साथ रहोगी या फिर नहीं। मगर सॉन्ग चीची तो पहले ही सो चुकी थी। और जियांगसू कहता है मैं तो बस इतना चाहता हूँ कि तुम हमेशा मेरे साथ रहो। और अब जियांगसू का फादर फिर से इसे एक प्रॉपर्टी के लिए पंगा करने के लिए कह रहा होता है, लेकिन जियांगसू फिर से मना कर देता है। और उसका फादर कहता है ये सब कुछ औरत की वजह से कर रहे हो ना। और जियांगसू कहता है नहीं, इसमें खतरा है। और खतरा शब्द सुनकर जियांगसू का फादर चौंक जाता है और इससे कहता है तुम कब से खतरों से डरने लगे। और जियांगसू कहता है पहले की बात और थी, लेकिन अब मेरी लाइफ में कोई है जिसे मुझे खुश रखना है और सेफ रखना है। और सॉन्ग चीची अपने फादर की बाकी चीज़ों को ढूंढते हुए यहाँ तक आई है
और ये आदमी तो सोंग चीची को पहले से ही जानता है और इसे पहचान लेता है, लेकिन सोंग चीची इसको नहीं पहचान पाती। और फिर ये सोंग चीची को अपने बारे में याद दिलाता है और इसका नाम सुयान है। और सू फैमिली और सोंग फैमिली एक टाइम पर बहुत क्लोज हुआ करते थे और ये दोनों बचपन में बहुत अच्छे दोस्त थे। उसके बाद सुयान पढ़ने के लिए अब्रॉड चला गया और सुयान सोंग चीची से प्यार करता है और इससे कह रहा होता है, मुझे तुम्हारे पेरेंट्स के एक्सीडेंट का पता चला। उसके बाद मैं तुम्हें ढूंढ रहा था, लेकिन तुम मुझे नहीं मिली। आखिर तुम इतने सालों से थी कहाँ और तुम ऐसी कैसे हो गई। और सोंग चीची कहती है, ये बहुत लंबी कहानी है। और सुयान कहता है, मेरे पास बहुत टाइम है, मुझे जानना है। और जियांग ने अपनी पत्नी का ख्याल रखने के लिए इसके पीछे लोग लगा रखे थे और इसे अपने लोगों से सुयान के बारे में पता चलता है कि सुयान सोंग चीची का बचपन का दोस्त है और ये दो फैमिलीज एक टाइम पे कितनी ज़्यादा क्लोज हुआ करती थी। और इसका सेक्रेटरी इसको टीज करते हुए कह रहा होता है, कहीं ये भाभी के बचपन का प्यार हुआ तो। और सेक्रेटरी की बात से जियांग भड़क जाता है और उसे कहने लगता है, हुआ तो क्या, तुम्हें क्या लगता है मुझे इन बातों से प्रॉब्लम होगी। और सेक्रेटरी कहता है, मेरे बॉस तो बहुत ही ज़्यादा समझदार और दयालु हैं। और फिर जियांग कहता है, हाँ मुझे प्रॉब्लम है, जल्दी से गाड़ी निकालो। और यहाँ सोंग चीची की स्टोरी सुनकर सुयान कहता है, तो इसी वजह से तुम ऐसी हो गई, क्या तुमने वजन कम करने के बारे में नहीं सोचा। और सोंग चीची कहती है, मुझे इस बारे में ज़्यादा बात नहीं करनी है। और बातों ही बातों में सुयान को पता चलता है कि सोंग चीची ने जियांग से शादी कर ली है। और ये जानकर ये चौंक जाता है और उससे कहता है, क्या तुमने शादी कर ली, वो भी जियांग से। वो तो बहुत ही खतरनाक इंसान है। और सोंग चीची कहती है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, वो मेरे साथ बहुत अच्छा है और उसने मेरी बहुत मदद की है, लेकिन हमारी शादी सिर्फ कुछ दिनों के लिए है। उसने अपने फादर को गुस्सा दिलाने के लिए मुझसे शादी की है। और सोंग चीची के मुंह से ये बात सुनकर सुयान को थोड़ी तसल्ली होती है और इससे कह रहा होता है, अगर ऐसा है तो तुम तलाक लेने में देर मत करो। और अब ये इसे इसके फादर का सामान देता है और सोंग चीची से पूछती है, तुम्हें ये कहाँ से मिला। और सुजान कहता है, बस संयोग से मिल गया और मैंने पहचान लिया कि ये अंकल का सामान है और इसीलिए उनके याद के रूप में खरीद कर अपने पास रख लिया। और सोंग चीची इसकी बहुत ज़्यादा एहसानमंद होते हुए इसको थैंक यू बोल रही होती है और फिर इसे सामान के पैसे दे रही होती है, लेकिन ये मना कर रहा होता है और इससे कह रहा होता है, आखिर मैं तुमसे अंकल आंटी के सामान के पैसे कैसे ले सकता हूँ। और अब अपनी बीवी का पीछा करते हुए जियांगसू यहाँ पर आ गया था और सोंग चीची इससे कहती है, तुम यहाँ पर क्यों आए। और जियांगसू कहता है, मैं अपनी बीवी को ले आने के लिए आया हूँ। और फिर सोंग चीची इन दोनों को मिलवाती है और जियांगसू कहता है, मैं इन्हें जानता हूँ। और सोंग चीची के पेरेंट्स के सामान के बदले इसे काट देते हुए कह रहा होता है, इसमें जितने पैसे हैं जो इस सामान के लिए काफ़ी होंगे और जो पैसे बचे वो मेरी तरफ से सू ग्रुप में दान समझ के रख लेना। और सुयान इससे कहता है, हम दोनों बचपन के दोस्त हैं और अंकल आंटी के सामान के बदले मैं इससे पैसे कैसे ले सकता हूँ। और जियांगसू कहता है, ये सब अतीत की बातें हैं, लेकिन अब यह मेरी पत्नी है और इसकी जिम्मेदारी उठाना मेरा फ़र्ज़ है। और फिर सोंग चीची के बोलने पर सुयान कार्ड रख लेता है और फिर जियांगसू सोंग चीची को यहाँ से ले जाता है और सुयान इनका पीछा करते हुए गाड़ी के पास आता है और सोंग चीची से कहता है, तुम्हारे पेरेंट्स की और भी चीज़ें ढूंढने में मैं तुम्हारी हेल्प करूँगा। और अब सोंग चीची जियांगसू से कह रही होती है, तुमने मेरे लिए फिर से पैसे दिए, मैं तो तुम्हारी बहुत ही ऋणी हो गई हूँ। और जियांगसू कहता है, किसी बाहर वाले के कर्जदार होने से बेहतर है किसी अपने के ऋणी होना। और सोंग चीची कहती है, वो कोई बाहर वाला नहीं है। और ये बात सुनकर जियांगसू से पूछता है, वो तुम्हारे लिए क्या है। और सोंग चीची कहती है, वो मेरे लिए बिल्कुल मेरे छोटे भाई के जैसा है। और छोटा भाई सुनकर जियांगसू खुश हो जाता है। और सेक्रेटरी को मिस्टर जियांग का फ़ोन आता है, वो सू जियांग से बात करना चाहते हैं। और सू जियांग इग्नोर करते हुए कहता है, उनसे कह दो मेरे पास टाइम नहीं है। और यहाँ सू यान अपने घर में सोंग चीची के बारे में बता रहा होता है, उससे शादी करने की बात कर रहा होता है, लेकिन इसके घर वाले राज़ी नहीं हो रहे थे क्योंकि सोंग चीची की शादी हो चुकी है और वो ज़रूरत से ज़्यादा मोटी है। और यदि कोई तलाकशुदा लड़की इनकी फैमिली की बहू बनेगी तो इनकी फैमिली के नाम पर कलंक लग जाएगा। और सू जियांग अपने पेरेंट्स को बहुत ज़्यादा कन्विंस करने की कोशिश कर रहा होता है और इनसे कह रहा होता है, वो इतने साल तक बहुत ज़्यादा परेशानियों में घिरी थी, इसीलिए उसको वज़न कम करने का मौका नहीं मिला, लेकिन अब वो वज़न कम कर लेगी और फिर पहले जैसी खूबसूरत हो जाएगी। और सू जियांग के बहुत ही ज़्यादा जिद करने की वजह से इसके पेरेंट्स सोंग चीची से मिलने को राजी हो जाते हैं। और सेक्रेटरी आकर कहता है, सू यान आया है। और ये बात सुनकर सोंग चीची बहुत ही ज़्यादा खुश होकर उछलती हुई जाती है क्योंकि इसे लग रहा होता है कि सू यान इसके पेरेंट्स की खोई हुई चीज़ों की खबर लेके आया है। और सू यान इससे कहता है, मुझे माफ़ करना, अभी मुझे कुछ ही पता नहीं चला है, मुझे तुमसे कुछ और बात करनी है, मेरे पेरेंट्स तुमसे मिलना चाहते हैं, क्या तुम मिलोगी। और सोंग चीची मिलने को राजी हो जाती है। और सेक्रेटरी आकर जियांगसू से कहता है, भाभी तो सू यान के साथ चली गई। लेकिन जियांगसू बहुत ही ज़्यादा शांत बैठा हुआ था और जियांगसू का शांत रवैया देखकर सेक्रेटरी कहता है, भाभी सू जियांग के संग चली गई, क्या आपको इस बात से कोई प्रॉब्लम नहीं है। और जियांगसू कहता है, प्रॉब्लम कैसी, वो उसके भाई जैसा है।
और फिर सेक्रेटरी कहता है वो उन्हें अपने पेरेंट्स से मिलवाने गया है। और ये बात सुनकर सूजांग भड़क जाता है और भड़क कर कह रहा होता है बिल्कुल छोटे भाई जैसा है, लेकिन इसमें कोई भी संस्कार नहीं है। और सोंग चीची को देखकर सूजान की माँ को शौक लग जाता है और कह रही होती है बाप रे ये कितनी ज़्यादा मोटी है। और सूजान का फादर सोंग चीची से खाना खाने के लिए बोलता है और इससे कहता है शर्माना मत, अच्छे से खाना। और फिर सोंग चीची खाना खाना शुरू करती है और सोंग चीची को खाना खाते हुए देखकर इन लोगों की भूख मर जाती है। और फिर सोंग चीची भी इनके सड़े हुए चेहरे देखती है और समझ जाती है कि इन लोगों को सोंग चीची का खाना खाना पसंद नहीं आया। और सुयान इससे कह देता है आजकल तुम बहुत ज़्यादा खाना खाने लगी हो। और सोंग चीची कहती है हाँ बड़ा शरीर है इसलिए मुझे भूख ज़्यादा लगती है। और मुंह बनाते हुए सुयान की माँ कहती है सोंग चीची किसी भी लड़की का इतना ज़्यादा खाना खाना शोभा नहीं देता। और पीछे से जियांगसू की आवाज़ आती है अगर कोई ज़्यादा खाना खाता है तो इसमें शर्मिंदगी वाली कौन सी बात है, या फिर सू फैमिली के पास भरपेट खाना खाने के पैसे नहीं है। और सुयान का फादर कहता है मिस्टर जियांगसू आप गलत समझ रहे हैं, मेरी पत्नी तो बस सोंग चीची के अच्छे स्वास्थ्य के लिए कह रही थी, प्लीज़ आप भी हमारे साथ बैठकर खाना खाएं। और जियांगसू कहता है मैं खाना खाऊं, ऐसा ना हो उसके बाद पीठ पीछे आप लोग मेरी ही बुराई करें। और सुजान का फादर कहता है ऐसा कुछ भी नहीं है, अगर आप हमारे साथ खाना खाएंगे तो ये हमारे लिए गर्व की बात होगी। और अब जियांगसू खाना खाने के लिए बैठ जाता है और पहले जितना भी खाना आया था उसका 3 गुना खाना मंगवाया जाता है। और ये दोनों दबाकर खा रहे होते हैं और ये तीनों इन दोनों को खाते हुए देख रहे होते हैं। और खाना खाने के बाद जियांगसू कहता है थैंक यू सो मच आपकी खातिरदारी के लिए, अब हम चलते हैं। मगर सोयान पीछे से सोंग चीची को आवाज़ दे रहा होता है और इसके घर वाले इसको रोक रहे होते हैं। और जाते हुए जियांगसू से कहता है तुम मेरी बीवी को सिस्टर बुलाते हो इसीलिए अब से तुम मुझे जीजा जी बुलाओगे। और सोयान कहता है मैं ऐसा क्यों करूं। और फिर इसके घर वाले इसे फोर्सफुली जियांगसू को जीजा जी बोलने के लिए कहते हैं और फिर ये जियांगसू को जीजा जी बुलाता है। और फिर जियांगसू सोंग ची को लेकर चला जाता है। मगर सुयान अभी भी अपने पेरेंट्स से सोंग चीची से शादी करने के लिए जिद कर रहा होता है। और इसकी माँ कहती है मुझे तो लगा था कि वो थोड़ी बहुत मोटी होगी, उसे देखकर तो मेरे होश ही उड़ गए। और जियांगसू का रवैया देखकर मुझे नहीं लगता कि वो उसे तलाक देने वाला है। और सुयान कहता है ऐसा कुछ भी नहीं है, वो सिर्फ दिखावा कर रहा था, उन दोनों के बीच सिर्फ समझौता है। और सुयान की माँ कहती है चाहे जो भी हो वो हमारे घर की बहू नहीं बन सकती। और फिर इसका फादर कहता है तुम्हारी माँ बिल्कुल ठीक कह रही है। मगर सुयान नहीं मानना था, अब भी अपनी जिद पड़ा हुआ था। और सुयान के बहुत ही ज़्यादा जिद करने की वजह से अब इसके पेरेंट्स इसके सामने कंडीशन रख देते हैं, उससे अपना वजन कम करने के लिए कहो, जब उसका वजन कम हो जाएगा तभी तुम दोनों की शादी होगी वरना नहीं। और जियांगसू सोंग चीची से कह रहा होता है क्या परिवार ऐसा ही होता है, अगर किसी ने दोने वाले ज़्यादा खा लिए तो इस वजह से वो लोग उसे नापसंद करने लगे। और सोंग चीची कहती है उनकी गलती नहीं है, मेरा शरीर ही ऐसा है। और अब जियांगसू इसको समझाता है दुनिया में कोई भी इंसान सदा एक सा नहीं रहता, एक वक्त के साथ उसका रंग रूप आकर बदल जाता है। और जो लोग इस वजह से अपनी पसंद को बदल लेते हैं वो लोग ईमानदार नहीं होते, और इस बात को हमेशा याद रखना। और अब जियांगसू को किसी का फ़ोन आता है और इस वजह से ये सोंग चीची को यहीं छोड़कर जल्दबाजी में चला जाता है। और इसे इस तरह से जाते देख सोंग चीची को इसकी परवाह हो जाती है, कहीं ये पहले की तरह फिर से की पंगा करने तो नहीं गया। और फिर खुद से ही कह रही होती है आखिर मुझे इसकी इतनी परवाह क्यों हो रही है। और अब सुयान इसके पास आता है और अंदर जो कुछ भी हुआ उसके लिए इससे माफ़ी मांग रहा होता है। और फिर इससे कहता है क्या तुम अपना वजन कम कर सकती हो। और सोंग चीची कहती है क्या मतलब। और सुयान कहता है सच बात यह है कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, लेकिन मेरे पेरेंट्स की कंडीशन है। और सोंग चीची कहती है उनकी कंडीशन है मैं अपना वजन कम कर लूँ और वो हमारी शादी करवा देंगे। और सुयान कहता है हाँ बिल्कुल। और फिर सोंग चीची को जियांगसू की बातें याद आती है और इससे साफ साफ इनकार कर देती है मैं अपना वजन कम नहीं करूँगी। और सुयान कहता है लेकिन क्यों, क्या तुम पहले की तरह नहीं दिखना चाहती। और सोंग चीची कहती है पहली बात तो मैं तुम्हें अपने छोटे भाई की तरह मानती हूँ और मुझे तुमसे शादी करने में कोई भी दिलचस्पी नहीं है। और ऐसा नहीं है कि मैं अपना वजन कम नहीं करना चाहती, लेकिन मेरे लिए वजन कम करने से ज़्यादा ज़रूरी है एक अच्छी ज़िंदगी जीना। और सुयान कहता है तुम दवाइयों के दुष्प्रभाव की वजह से ऐसी हो गई हो, लेकिन अब तो मेडिकल साइंस ने बहुत ज़्यादा तरक्की कर ली है, तो उसकी मदद से तुम अपना वजन कम करने की कोशिश कर सकती हो। और सोंग चीची कहती है हाँ, लेकिन उसमें 90% मेरी जान को खतरा है। और सोंग चीची के इतना कहने पर भी सुयान इससे कहता है लेकिन 10% तो उम्मीद है ना कि तुम्हें कुछ नहीं होगा, इसीलिए तुम वजन कम करने की कोशिश कर सकती हो सकता है तुम्हें कुछ भी ना हो। और सुयान की इतनी ज़्यादा गलत बात सोंग चीची बर्दाश्त नहीं कर पाती और इसमें जोरदार चांटा जड़ देती है और इससे कहती है तुम इसी के लायक हो और आज के बाद तुम्हारा मेरा कोई भी संबंध नहीं है। और इतना बोलकर से चली जाती है। और जियांगसू ने अपने फादर को मना कर दिया था, इसीलिए उस काम के लिए खुद गए थे और पिटकर आ गए थे।
और इस चीज़ के लिए जांगसू ने डांट रहा होता है और ये कह रहे होते हैं इस प्रोजेक्ट के पीछे मेरे पिताजी की बहुत मेहनत है। अगर तुम इस मामले को संभाल लोगे तो मुझे तुम्हारे और उस औरत के रिश्ते से कोई आपत्ति नहीं होगी। लेकिन जियांगसू इन्हें फिर से मना करते हुए क्या देता है, आपको सच में लगता है कि मुझे आपकी आपत्तियों की परवाह है? और अब ये सब बैक करते हुए कहने लगते हैं मैं रिटायर होने वाला हूँ और अगर तुम इस काम को कर दोगे तो इसके बाद मैं सारा बिजनेस तुम्हें सौंप दूंगा और फिर तुम जीवन भर अच्छे से उसका ख्याल रख पाओगे। और अपने फादर की ये बात सुनकर जियांगसू के कदम रुक जाते हैं और अब ये इस काम के लिए अकेला ही जाता है और अपने सेक्रेटरी को सोंग चीची के पेरेंट्स की आखिरी चीज़ देता है और इससे कहता है सोंग चीची को दे देना। और सोंग चीची बहुत ज़्यादा खुश होकर घर आती है और कह रही होती है हर इंसान ने मेरी वजह से मुझे जज किया लेकिन सिर्फ जियांगसू ने ही मुझे इंसान समझा। और बहुत ही ज़्यादा बेचैन होकर जियांगसू की बातों को याद करते हुए इसे पूरे घर में ढूंढ रही होती है लेकिन जियांगसू उसे नहीं मिलता। और अब सेक्रेटरी इसके पास आकर इसे इसकी पेरेंट्स की वो चीज़ दे देता है और इसे ये भी बता देता है ये तो बॉस को बहुत पहले मिल गई थी और वो आपको देना चाहते थे लेकिन जब वो आपको देने वाले थे तभी आपने उनसे डिवोर्स की बात कर दी और इसीलिए उन्होंने आपको नहीं दी क्योंकि उन्हें डर था कि आप उन्हें छोड़कर चली जाएंगी। और साथ में ये भी बता देता है कि वो किसी डेंजर काम के लिए अकेले गए हैं। और अब बॉडीगार्ड आकर बताता है कि जियांगसू हॉस्पिटल में एडमिट है और सोंग चीची हॉस्पिटल आकर इसके सीने पर सर रख के रोने लगती है और इसके लिए अपनी प्यार की फीलिंग्स को एक्सेप्ट कर लेती है और इसके वजन से बेचारा जियांगसू दब जाता है और इससे कहता है मैं तो सिर्फ सो रहा था। और सोंग चीची कहती है लेकिन इसने तो कहा था कि तुम कोमा में हो। और गार्ड कहता है नहीं नहीं भाभी आपने मेरी पूरी बात नहीं सुनी। और फिर जियांगसू से कहता है अब तो तुम्हें अपने पेरेंट्स की पांचों चीज़ें मिल गई हैं इसीलिए तुम मुझे छोड़ के चली जाओगी। और सोंग चीची नेकलेस को इसके हाथ में रख देती है और कहती है किसने कहा कि मुझे सारी चीज़ें मिल गई हैं और जब तक मुझे नहीं मिलेंगी मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। और जियांगसू कहता है सच में। और सोंग चीची इससे कहती है आई लव यू। और अब जियांगसू बहुत ही ज़्यादा खुश है क्योंकि उसकी सोंग चीची उसे छोड़कर कहीं नहीं जाएगी। और इसी के साथ मूवी की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। अगर आपको मूवी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कमेंट एंड शेयर। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।